नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन आपके लिए लेकर आते हैं। उस पर विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा होती है। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फोन लाइन के जरिए। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी विशेषज्ञ मेहमानों से, वो हैं मृदा परीक्षण एवं प्रबंधन और प्राकृतिक खेती। तो दो बेहद ही महत्वपूर्ण ये विषय हैं जो कि खेती से भी जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं। इनके बारे में अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। आइए हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर MC मीणा, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज, देवघर, मोहनपुर, झारखंड से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं मृदा परीक्षण से और इसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर मीणा, हमें सबसे पहले ये बताएं कि मृदा परीक्षण यानी कि जो मिट्टी है उसकी जांच की बात हो रही है, तो किसानों के लिए ये किस तरह से अहमियत रखता है और क्यों जरूरी है मिट्टी का परीक्षण करना? बिल्कुल मैडम, ये एक्चुअली किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है ऐसे मिट्टियों का भी स्वास्थ्य होता है। और उनको देखो, हम लोग अपना बोली भाषा में हम बता सकते हैं कि आज हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मिट्टियां हैं जो अपनी वो बता नहीं सकती। लेकिन जो उसमें हमारे किसान भाई दिन प्रतिदिन जो भी हमारी खेती की जो गतिविधियां करते हैं उनसे उनको थोड़ा सा पता लगता है कि हमारी मिट्टियां पहले अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उपज हो रही थी, अच्छी फसल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यदि आपकी फसलों की बढ़वार में कुछ कमी आती है या उनमें विशेष प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो इससे किसान भाई को ये पता लगता है कि कहीं न कहीं उनकी मिट्टियों में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है। अब ये इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि मिट्टियां बोल नहीं सकती, तो हमको उनका परीक्षण करके जितने भी हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमारे पौधों की बढ़वार के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं, उनकी हमारी जितने भी हमारे जो सरकारें हैं इन्होंने हर जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं की हैं, उनमें इनका परीक्षण कराना चाहिए, जिससे मिट्टियों में उनकी क्या स्थिति है, मतलब वो किस लेवल तक पैदावार दे सकती हैं कि नहीं दे सकती, क्योंकि ये उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उसमें कोई तरह का विकार यदि उत्पन्न हो गया है उस पर आधारित है। तो हमारे को जैसे मिट्टी परीक्षण इसलिए बहुत जरूरी है, किसान भाइयों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का हम अभी जो बहुत हाई उपज वाली जो किस्मों का यूज कर रहे हैं, फसलों का यूज कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात अभी गुणवत्ता की जो बात आ रही है, तो ये सब चीज हमारी मिट्टियों के स्वास्थ्य पे निर्भर करती हैं। और मिट्टियों का स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मृदा परीक्षण के द्वारा ही जांच किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि मिट्टी खुद कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उसका पूरा ब्यौरा हमें मिल जाता है। ऐसे में मृदा परीक्षण किसानों के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खेती किसानी सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा और मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए।
इसी तरह मिट्टी का प्रबंधन करके भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके लिए खेतों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने का असर फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर पड़ता है। जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं और उनसे प्राकृतिक खेती के बारे में समझते हैं। डॉक्टर सर्वेश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो है काफी सालों से अब रसायनों का काफी इस्तेमाल होने लगा है खेती में। ऐसे में रासायनिक खेती के अलावा जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए परंपरागत खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऐसे शब्द अब इन दिनों काफी सुनने को आ रहे हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। बताएं, किस तरह की पद्धति को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं? डॉक्टर सर्वेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्राकृतिक खेती जी गाय के ऊपर खेती एवं मानव स्वास्थ्य रक्षा के साथ खेती की लागत में कमी कर दिया। इसमें देसी उपयोग करेंगे, भारतीय नस्ल का और करेंगे जी। फसल है बिल्कुल, तो जो फसल की गुणवत्ता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता है और पर्यावरण की दृष्टि से प्राकृतिक खेती बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम और भी विस्तार से समझेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है। जहाँ तो प्राकृतिक खेती के बारे में आपने जाना। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मिट्टी के परीक्षण की बात करते हैं। डॉक्टर मीणा, जैसे कि आपने बताया कि जो मिट्टी का परीक्षण है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, तो ऐसे में परीक्षण के लिए जो मिट्टी का नमूना लिया जाता है वो किस तरह से लिया जाता है और इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल मैडम, जैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो किसान भाइयों के साथ आज तक मतलब इसमें जो गलती करते हैं वो नमूना लेने में करते हैं। अब जैसे हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि जैसे आपकी दो तरह की फसल होती हैं। एक होती हैं सीजनल, जो एक सीजन में ख़त्म हो जाती हैं, दूसरी पेरिनियल होती हैं जो बरसों तक चलती हैं। तो इन दोनों का जो सैंपल लेने का तरीका है वो उसकी मिट्टी की गहराई पे अलग अलग होता है जी। जैसे आप पहले जो भी अपना एरिया है उसको पहले आप तीन चीज़ें आपकी देखनी होगा। एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का स्लोप और एक उसका कणाकार। यदि ये तीनों में उसमें समानता है तो किसान भाई 1 हेक्टेयर तक एक सैंपल ले सकते हैं उसमें कोई। और जो सैंपल जब लेना है तो किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो खेत के चारों कॉर्नर से लेंगे और एक मिडिल से लेंगे, तो ये एकदम गलत तरीका है। उनको क्या करना चाहिए, बॉर्डर से 2-2 मीटर जगह छोड़ें और जो भी अपना ट्यूबवेल है या अपना कोई बीच में पेड़ है या कोई कंपोस्ट पिट है या कोई बिल्डिंग है, इन जगहों से भी वो अपना 2-2 मीटर जगह छोड़ने के बाद ही
सैंपल एकत्रित करें। सैंपल की जो गहराई है उसकी जो हम बात कर रहे थे, सीजनल में हम 0 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, मतलब 6 इंच। और जो हमारी बागवानी फसलें हैं या जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो पेरिनियल चलने वाली क्रॉप हैं, इनका प्रोफाइल सैंपल लेना होता है, जिसमें 1 मीटर तक के गड्ढे बनाए जाते हैं। वो 1 मीटर के गड्ढे के फिर 3 भाग बनाए जाते हैं, जो एक 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो आपने 4 गड्ढे बनाए या 5 गड्ढे बनाए, तो ऊपर की मिट्टी का जो है 0 से 30 वाला वो एक जगह एकत्रित कर लेना है, मिडिल वाला जो है उसको एक जगह लेना है और बॉटम वाले को एक जगह। तो ऐसे करके जब भी हम बाग वगैरह, बागवानी फसलों और पेरिनियल जो भी हैं हमारी, जो कई वर्षों तक चलती हैं, ऐसी फसलों का जब सैंपल लेते हैं तो हमारा 3 नमूना बनता है, और जो हमारे जो सीजनल फसलें हैं उनमें 1 नमूना बनता है। फिर इसके साथ आता है कि किसान को भाई थोड़ा सा उसकी बैक हिस्ट्री, मतलब उसका जो अब तक किसान भाई ने क्या क्या खाद डाले, क्या क्या उर्वरक डाले, कौन कौन सी फसल ली, अच्छा पानी का जो है सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, उपलब्धता है तो उसका क्या सोर्स है, उसमें कोई जैसे पानी का जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो भी थोड़ा उसको, मतलब आजकल लैब में सब जगह इसकी भी टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है, उसका भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टियों में बहुत सारे ऐसे विकार हैं जैसे लवणीयता है या क्षारीयता है, वो सिंचाई जल के द्वारा ही आती है। ठीक है। तो इन चीजों को जब हम सैंपल एक बार ले लिए, और सैंपल में देखो कई बार किसान भाई या तो बहुत कम मिट्टी लेके लैब पहुंचता है या बहुत अधिक लाता है। अच्छा। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जगह से 15 से 16 जगह से लेने के बाद उसको इकट्ठा करके उसमें से 300 से 500 ग्राम ही मिट्टी लैब लेके जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वेश जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है? प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती इसलिए इसमें देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का यूज और प्राकृतिक सोर्स से बिना पैसा, बिना निःशुल्क मिलता। अब हम बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन, वात्सल्य के द्वारा हम इसमें हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जी। बीजामृत हम बनाते। बीजामृत का जो इंग्रेडिएंट है, देसी गाय का गोबर है, गोमूत्र है, चूना है, पानी है और खेती, यही इंग्रेडिएंट जो है इसी से हम लोग बीजामृत बनाते। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती जो की जाती है उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, इसके साथ ही जो देसी गाय है उनके गोबर, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है, न कि रसायनों का इस्तेमाल होता है। बहरहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी है उसकी किस तरह की उसकी गुणवत्ता है, वो पानी की गुणवत्ता से किस तरह से प्रभावित होता है। मैं चाहूंगी इसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। बिल्कुल मैडम, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जैसे पूरे भारत देश की हम बात करें तो हर एरिया की जो हमारा जो पानी का जो सोर्स है, कई जगह नहर हैं, कई जगह तालाब हैं, और ज़्यादातर हमारा है जो भूमिगत जल पे हम आधारित हैं। और भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो हर एरिया स्पेसिफिक होती है। अभी जैसे आपका अपना शुष्क एरिया लें जहाँ पे बहुत कम वर्षा वगैरह होता है, उस एरिया में अधिकतर जो हमारा जो भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो या तो लवणीय है या क्षारीयता है। ये क्या होता है, जब किसान भाई इसको जब सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं तो पानी की जितनी मात्रा आप अधिक यूज करोगे उसके साथ साथ उतना ही साल्ट की मात्रा हमारी मिट्टियों में मिक्स होती जाती है। इससे क्या होता है, पानी तो या तो फसल के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या वो वातावरण में वाष्प के रूप में चला जाता है, लेकिन वो साल्ट है जो भी उसमें लवण हैं वो मिट्टियों में ही रह जाते हैं। और ये लगातार जैसे आप कंटिन्यूस, यदि पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें उसकी इसी मात्रा ज़्यादा है या पीएच मान ज़्यादा है या उसमें रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, ऐसे उसके कुछ गुणवत्ता के जो उसके कारक हैं, पैरामीटर हैं, उनके आधार पे उसकी गुणवत्ता जो आकी जाती है, यदि गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जो आज की अभी मिट्टियाँ आपकी अच्छी है किसान भाइयों की, और ऐसा पानी को जाने या जाने में यदि वो उपयोग करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में उनकी मिट्टियों का लवणीयता और क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा बहुत ही मेजर कारण है जिसके कारण हमारे मिट्टियों का स्वास्थ्य वो हो रहा है। तो मिट्टियों के साथ साथ हमें जल का भी जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर मीणा, जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के पास होता है उसमें मिट्टी से जुड़ी
कौन कौन सी जानकारियां किसानों को मिलती है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जानकारी होती है उसमें? बिल्कुल, जब भी किसान भाइयों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है उसमें मिट्टियों के जैसे जो नमूने लिए गए हैं उसके आधार पर उसमें जैविक कार्बन की मात्रा, उसमें उसका जैसे पीएच मान क्या है और विद्युत चालकता क्या है, जो हम लवणीयता की बात कर रहे हैं अभी, क्षारीय लवणीयता, इसके मानक भी उसमें होते हैं। इसके साथ साथ जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं जो हमारे जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, ये सभी जितने भी हमारे जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमारी जो भारतीय मृदाओं में इनकी कमी देखी गई है, इनको उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके आधार पे जब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखेंगे तो किसान भाइयों का क्या टेस्ट वैल्यू के साथ साथ एक रेफरेंस वैल्यू दी होती है, उससे किसान भाई ये अपना पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मिट्टी का कौन सा जो कारक है, कौन सा पैरामीटर है, वो पर्याप्त है या उससे कम है या ज़्यादा है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जैसे हमारा पीएच और हमारी जो ईसी है, विद्युत चालकता का मान है, इसके आधार पे उनको अपनी मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता का पता लगता है। यदि क्षारीय मृदाएं हैं तो उनमें जैसे हमारे जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। दूसरा हमारा जिप्सम जो आसानी से अपने यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है किसी भी उर्वरक डीलर के यहाँ पे, तो उनका उपयोग करें। दूसरा है लवणीयता, यदि उसमें मिट्टियों में लवणीयता हो गई तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है आपका सिंचाई जल का। सिंचाई जल को सबसे पहले आके, यदि उसमें आपकी लवणीयता की मात्रा अधिक है तो सबसे पहले उस जल को रोकें, उससे कभी भी सिंचाई नहीं करें। और कोशिश करें कि जैसे अभी आज के दिनों में देखो बरसात हो रही है, तो वर्षा का पानी इकट्ठा करें, और जो भूमिगत पानी में देखा वो टेस्ट के बाद पता लगता है कि उसकी किस लेवल की लवणीयता है। यदि कुछ आधारित पर हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो दोनों पानियों को मिक्स करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो है। और ये जो टोटल हमारे 12 पैरामीटर होते हैं जो उसमें स्वास्थ्य कार्ड में दिए होते हैं। बिल्कुल, अच्छा, तो इसके साथ जानकारियां मिल जाती है। इसके साथ डॉक्टर मीणा, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और मिट्टी परीक्षण के बारे में और भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मृदा परीक्षण एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस विषय पर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपने बताया जिस तरह से 12 पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में तमाम जानकारियां जो मिट्टी से जुड़ी हुई होती है वो किसानों को मिलती है। इन जो जानकारियां हैं उसका किसान किस तरह से लाभ ले सकते हैं, इन संस्तुतियों का लाभ किस तरह से वो ले सकते हैं? बिल्कुल, देखो जैसे हमने बताया कि टेस्ट के साथ साथ उसमें उसकी संस्तुतियां भी दिया होता है जी। और हर सॉइल हेल्थ कार्ड में ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी वो किसान भाई जिस एरिया का है उसमें वहाँ पे जो भी 3 क्रॉपिंग सिस्टम वहाँ के इम्पोर्टेंट हैं उनकी संस्तुतियां, उर्वरकों की संस्तुतियां उसमें दी होती है। अच्छा। तो इससे ये किसान भाई सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हम जो उर्वरक जो अनदेखी से किसान भाई, जैसे एक कंपटीशन है किसानों के बीच में कि भाई 1 बैग डाला, वो कहता है 2 बैग डाला, इसको
उसको हम कम कर सकते हैं और हम मतलब जो हमारी लागत आ रही है किसान भाइयों की उर्वरक के ऊपर, इसको हम बहुत हद तक हम इसका सहयोग कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है ना, जो आपने जैसे अभी बताया कि अधिक से अधिक जो उर्वरक हम यूज कर रहे हैं तो उससे मिट्टियों के साथ साथ हमारा वातावरण पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा, देखो एक तो किसान का अपना इनपुट कॉस्ट, जो उसका मतलब फर्टिलाइजर पे जितना पैसा खर्च कर रहा है, यदि जैसे बहुत सारी अभी की जो विश्लेषण हुआ है जितना भी नमूना, उसमें ये पाया गया कि हमारा जैसे फास्फोरस की मिट्टियों में बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है। तो किसान भाई अपना जो फास्फोरस के उर्वरक हैं, जो जैसे आपका DAP है, आपका SSP है, तो इनकी मात्रा में जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड में लैब ने दिखाया है कि भाई आपको कितना यूज करना है तो उतना ही यूज करें। अननेसेसरी आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका कोई बेनिफिट इकोनॉमिकली मतलब उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, साथ के साथ आप वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान भाई अपनी जो कॉस्ट जितना लगाते हैं फर्टिलाइजर पे उसको बचा सकते हैं। दूसरा हमारे वातावरण का है कि जिससे हम कम से कम फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और एक हमारी मिट्टियों का जो स्वास्थ्य है, जो लगातार हम जैसे कि हम जितना डेफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो आपकी मिट्टियों में 4 पोषक तत्वों की आवश्यकता है लेकिन आप 2 ही डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो दूसरे और पोषक तत्वों का भी जो उसमें से निकास हो रहा है वो बहुत अधिक हो रहा है। धीरे धीरे वो मिट्टियां कमजोर होती जा रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे अभी किसान भाई ज्यादातर हमारा हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे आधारित हैं, लेकिन मिट्टियों का विश्लेषण ये बताता है कि उनमें सल्फर की भी कमी है, उनमें माइक्रोन्यूट्रेंट में जाओ तो आप जैसे आपका जिंक है, आयरन है, इवन बोरोन की बहुत ही अधिकता में अभी कमी पाई जाती है। तो जब तक किसान भाई जो हमारे मिट्टियों में जिस पोषक तत्व की कमी है उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनको लाभदायक उनकी उपज और उनको उतना फायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये है कि उनको मिट्टियों जो उर्वरकों पर लागत है उसको भी घटा रहा है, मिट्टियों का स्वास्थ्य भी बन रहा है, वातावरण का स्वास्थ्य बन रहा है, और साथ ही साथ उनको उनकी जो उपज है वो उसमें काफी मुनाफा उसमें हो रहा है। डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे कि ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये तो बेहद महत्वपूर्ण होते ही हैं फसल के लिए, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये फसलों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं? ये बहुत ही बड़ा और अच्छा सवाल है, और किसान भाइयों को इसको देखो एक छोटी सी भाषा में यदि हम समझाएं तो उसको ऐसे मानो जैसे हमारे खाने में नमक, हम कितना नमक खाते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस देखिए कि आपका पूरा जो खाने का स्वाद है वो उस पर आधारित है। ऐसे ही हमारे पोषक जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है पौधों को, लेकिन यदि उनकी कमी पाई गई तो जो आपके जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उनकी दक्षता, जो हम उपयोगिता बोलते हैं कि हमारी यूज एफिशिएंसी उनकी बहुत कम है, ये प्रभावित होती है। दूसरा, जैसे अभी आपने देखो कोविड के केस में अभी हमारे ज्यादातर देखा कि हम सब लोगों ने जिंक की टेबलेट खाई। यदि हमारा देखो जिंक में मिट्टियों में कमियां हैं और उसी के कारण हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है, खाना आ रहा है, उसमें भी उसकी पर्याप्तता नहीं है, तो इस कारण से हम जितना फूड ले रहे हैं उससे हमारी जिंक की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रही। तो आप देखो ये मतलब उपज के साथ साथ अपना जो अपनी प्रोड्यूस की क्वालिटी है, स्पेशली जो मिनरल कंटेंट है हमारे खाद्य पदार्थों में, तो उनमें भी बेहद जरूरी है। और जो विशेषकर जो हमारी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन बिल्कुल मतलब इसी पे दानों पे आधारित हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनको एक अच्छे गुणवत्ता वाले फुल फोर्टिफाइड जो हम कहें ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए ये सभी पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर सर्वेश, प्राकृतिक खेती के बारे में हमें कुछ खास बात बताइए कि किस तरह की ये पद्धति है, किसानों को किस तरह करनी चाहिए प्राकृतिक खेती? देखिए, प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार जो है आपका जीवामृत है, बीजामृत है, धन जीवामृत है जी, आच्छादन है, वापसा है। तो जीवामृत में सबसे पहले तरल जीवामृत की बात करते हैं, ठीक है, ठोस जीवामृत की बात भी करते हैं। तो तरल जीवामृत बनाने के लिए हम 200 लीटर का एक ड्रम लेते हैं, लगभग 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, जिसमें 10 केजी देसी गाय का गोबर लेते हैं, 10 केजी गौमूत्र लेते हैं, 1 केजी का गुड़ लेते हैं, या 4 लीटर का हम शुगर केन का जूस, मतलब एक जो जूस है उस जूस को लेते हैं, और 1 केजी का
मिट्टी ले लेते हैं। बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है वो 1 kg का मिट्टी ले लेते हैं जी। और उसको ढकने के लिए हम जूट की बोरी लेते हैं या सूती का कपड़ा लेते हैं और इसको धीरे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करते हैं। और रोटेट करने के बाद सुबह और शाम 2 बार रोटेट करते हैं। एक बार सुबह रोटेट करते हैं, एक बार शाम को रोटेट करते हैं। और इसको ढकने के लिए ऊपर से जूट की बोरी से ढकते हैं और उसके बाद उसको हम छानते हैं और छानने के बाद इसको हम फसल के ऊपर अप्लाई करते हैं। फसल के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये इसमें गुणोत्तर विकास होता है। इसे गुणोत्तर विकास होने के कहने के उत्पादन भी बढ़ जाती है। उत्पादन बढ़ गया आपका और रसायन मुक्त खेती हो गई इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा। और मृदा का जो स्वास्थ्य है लॉन्ग टर्म के लिए, अगले जनरेशन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, ये आपका जीवामृत हो गया। और आच्छादन की बात करते हैं। आच्छादन में क्या होता है? आच्छादन में सबसे पहले भूसा के द्वारा या धान का जो पुआल है, पुआल के द्वारा क्या करते हैं, उस मिट्टी को ढकते हैं। ढकने से क्या होता है? सॉइल का मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, उसका स्ट्रक्चर जो है मेंटेन रहता है। सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज करती है और इससे इसमें ऑर्गेनिक कार्बन इसमें इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार ये आच्छादन जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इससे किसान भाई को बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। प्राकृतिक खेती के कुछ और फायदों के बारे में बताइए कि क्यों किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसायन खाद की जो कमी है उसकी कमी को देखते हुए, बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या को देखते हुए और किसान को थ्रू आउट द ईयर अपने आप ना किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहे। थ्रू आउट द ईयर अपने से वो खाद बनाएंगे, अपने से वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है ना भी। और अपनी देसी जुगाड़ के अनुसार अपना गाय रखेंगे। देसी गाय जो है उस गाय के गोबर का यूज करेंगे, गोमूत्र का यूज करेंगे, बेसन जो चना का दाल है उसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद वो चना दाल का यूज करेंगे। और पानी तो हर एक जगह अवेलेबल ही है और पानी के क्वालिटी को देखते हुए यूज करेंगे। मतलब किसान जो है स्वस्थ प्रोड्यूस करेगा, स्वस्थ जो भी अनाज है वो अनाज प्रोड्यूस करेगा। और इससे जो भी आजकल बीमारी हो रही है, जैसे सर ने पीछे बताया कि इस कोरोना टाइम में जिंक की कमी थी, जिंक की कमी का कैप्सूल खाया गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें हर एक एलिमेंट, हर एक पोषक तत्व जो भी मनुष्य के लिए जरूरत है वो आपको बैलेंस वे में प्राप्त होता है। जी डॉक्टर सर्वेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रासायनिक खेती के मुकाबले प्राकृतिक खेती में किसानों की लागत कितनी आती है? लागत के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो लागत नगण्य के बराबर। लागत अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं, इसका नाम ही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आपका बजट की इसमें बात ही नहीं करेंगे, जीरो बजट। जो भी हमारे रिसोर्स अवेलेबल है वो हमारे घर में अवेलेबल है। तो उस रिसोर्स से, गोबर से, गोमूत्र से, देसी जो हमारे पास वैरायटी है, जो भी हम फसल लगाएंगे, गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं या जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका उपयोग करके चाहे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस करें, उस चीज को देखते हुए इसमें हमारी लागत बहुत कम होगी। और मुनाफा जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसान की आय को दुगुनी करना है, तो इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम किसान की आय को दुगुनी से भी ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें उसका गुणोत्तर विकास होगा और वो उनमें लागत के रिस्पेक्ट में उनका मुनाफा बहुत ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। तो किसानों की तरक्की किस तरह से हो और उन्हें किस तरह से तमाम लाभ योजनाओं का मिले, इस ओर सरकार का काफी ध्यान है। और ऐसे में डॉक्टर मीणा, आपसे समझना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। किस स्तर पर ये योजना चलाई जा रही है? जो परीक्षण का कार्य है वो किस स्तर पर किया जा रहा है? हाँ मैडम, अभी जैसे आप देखें तो हमारे भारत सरकार ने इसके जैसे ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को, मतलब सभी को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं।
और भारत सरकार की तरफ से कि हर 2 साल में इसको रिपीट करना है और किसान भाइयों को मतलब 2 साल में उनका जो मृदा का स्वास्थ्य है, क्योंकि उनको जो परामर्श की गई है, जिसके उर्वरक में और खादों की परामर्श की गई हैं, उनको उपयोग करते हुए 2 साल में क्या बदलाव मिट्टियों में आया है और इसका फिर से हर 2 साल में इसका साइकिल किया गया है। अभी भारत सरकार ने और एक अच्छा जो इसी योजना के तहत कर रहे हैं कि एक गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं और गांव को अडॉप्ट करके उसका सभी पूरे गांव का हर खेत उससे मतलब मृदा का नमूना लिया जाए, विश्लेषण किया जाए और उनको मतलब एक जैसे किसान भाइयों को क्या होता है ना कि हम लोगों ने सब सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, लेकिन बहुत किसान भाई इसको लेके घर बैठ गए। तो ये एक ठीक नहीं है किसान भाइयों को कि भाई आपको कोई मतलब भारत सरकार ने इतना मेहनत करने के बाद, इतना लेबोरेटरियों ने उनका परीक्षण किया, उनका जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया उनको दिया और उसको उपयोग नहीं कर रहे। तो ये एक क्या है ना कि उनको एक लाइव डेमो दिखाने के लिए अभी हर गाँव में ये डेमोस्ट्रेशन लग रहे हैं और उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो आप जो अपनी प्रैक्टिस अपनाते हैं, जो फार्मर प्रैक्टिस करता है कि आप कितना खाद डालते हो, उसकी लागत इतनी आती है। हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कह रहा है कि भाई इतना आपका उर्वरक डालना चाहिए, उससे आपको अब दोनों का जो कंपेयर आप करो तो आपको उनकी जो लागत है उसमें बहुत फर्क है जी। बहुत आपका फर्टिलाइजर सेविंग है और इससे क्या हो रहा है उनकी उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों में सेम उपज मिल रहा है। तो इससे देखते हुए किसान भाइयों को एक समझ में आ रहा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गलत है। तो ये एक जो भारत सरकार के पहल है कि नहीं अभी हमने ये किया, लेकिन जो किसान भाई कुछ किसान भाई 80% लोग अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी 20% किसान ऐसे हैं कि वो अभी भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अपने घर पे रखे हुए हैं और उसके आधार पर उनके जो परामर्श हैं उनको नहीं मान रहे। तो इसी के आधार पे अभी भारत सरकार की ये पहल है कि हमें गांव एडॉप्ट करना चाहिए, वहाँ लाइव डेमोस्ट्रेशन करके। किसान है उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि अगर हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्होंने अगर दवाइयां लिख दी है लेकिन उस दवाइयों को हम नहीं खाते तो हम ठीक नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने बना लिया है, लेकिन उसके आधार पर अगर आप खेती के तौर तरीके को नहीं अपना रहे हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवाएं और उसके अनुसार खेती करें। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मृदा परीक्षण और प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सर्वेश कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान अब तक रासायनिक खेती करते आए हैं और अब वो उनके दुष्प्रभावों को जानने समझने लगे हैं और अब प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत तो सबसे पहले ये नहीं कि 100% जो है अगर रासायनिक खेती करते हैं तो 100% वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करें, ऐसा नहीं है जी। 50% एरिया में वो अपना जो रासायनिक खेती करते हैं वो रासायनिक खेती करें और 50% एरिया में वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करें। इससे उनको कुछ दिन के बाद, एक फसल लगाने के बाद उनको डिफरेंस पता चल जाएगा और सॉइल का जो कंडीशन है, उसकी उर्वरता कितनी है, उसमें नमी कितनी है, उसमें उसमें जो प्रॉब्लम है, कौन कौन सा डिजीज आ रहा है, तो इस चीज के दोनों में वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो हमको कितना लागत लग रहा है, कौन सा बीमारी आ रहा है, और हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो हमारा कितना इनपुट कॉस्ट लग रहा है, कितना लागत लग रहा है और कितना आउटपुट मिल रहा है, और अब फ्यूचर टर्म में हमको कितनी रासायनिक खाद की जरूरत है या कितनी ये जैविक खाद की जरूरत है। तो इस आधार पे वो डिफरेंशिएट कर लेंगे कि भाई कितना पैसा हमको पहले लग रहा है और कितना पैसा बाद में लग रहा है। इस डिफरेंशिएशन से उनको मुनाफा खुद अपने आप को पता लग जाएगा कि भाई इतना पैसा हमको लग रहा है, इस चीज को वो जान के, और धीरे धीरे कुछ एरिया में पहले प्राकृतिक खेती करें, फिर 100% उसको अडॉप्ट करने के बाद बिल्कुल। तो 50% खेत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते करते आप 100% तक पहुंच सकते हैं। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राकेश पाल जी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। राकेश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं फतेहपुर से राकेश पाल बोल रहा था जी। बताएं जी। मेरा ये जानने था कि आप लोग मृदा जांच के लिए कहते हैं, मिट्टी की जांच के लिए, हमारे इलाके में तो कोई कराता नहीं, तो हमारे यहाँ कहाँ पे होगी जांच अगर हमको कोई करानी हो तो? जी आइए जानते हैं जी, बताएं डॉक्टर। आप राकेश पाल जी एक काम कर सकते हैं, अपना जो जनपद है वहाँ पे जाके जो हमारे जो कृषि विकास अधिकारी है या कृषि अधिकारी है उनसे मिलके, क्योंकि हर जिला स्तर पर एक प्रयोगशाला है और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके वहाँ पे जिला स्तर पे ये नहीं हो पा रही, तो हमारे यहाँ दिल्ली में जो पूसा संस्थान है, आप यहाँ पे भी अपना मिट्टी नमूना लेके आ सकते हैं, यहाँ पे भी उसका परीक्षण होता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया तो यही होगा कि आप अपने यहाँ पे जो जिला स्तर पे जो प्रयोगशालाएं हैं उन पे जाके अपना मिट्टी का नमूना दे के आप परीक्षण करा सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो ईमेल और कॉल सेंटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। आइए कुछ ऐसे ही सवालों को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वेश कुमार, एक सवाल पूछा है केशव जी ने राजस्थान से, और वो जानना चाहते हैं कि माफ कीजिएगा, एक सवाल है वीरेंद्र का लखनऊ से उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाहते हैं कि वो गन्ने की खेती जो है वो प्राकृतिक खेती के तौर पर करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या संभव है प्राकृतिक खेती करना? जरूर पूरी संभव है। आप प्राकृतिक खेती से ये गन्ने की खेती कर सकते हैं। जी गन्ने की खेती या कोई भी फसल हो, चाहे खरीफ फसल हो, रबी हो, जैद हो, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, या फलदार फल की खेती हो, तो हर एक में आप प्राकृतिक ढंग से आप खेती कर सकते हैं। और गन्ने में तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है प्राकृतिक खेती, जैसे जीवामृत मैंने बोला, घन जीवामृत बोला, बीजामृत मैं बोला, इस सब चीज को अपना के इस चीज को आप खेती गन्ने की कर सकते हैं। घन जीवामृत गन्ने की खेती के लिए बहुत ही बेहतर फायदेमंद होगा, और घन जीवामृत बनाने के लिए आप 100 केजी गाय का गोबर लें, 5 लीटर गौमूत्र लें, 2 केजी का गुड़ लें और 2 केजी का बेसन लें और 1 केजी का पीपल या बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी को लें, और उसी से ये इंग्रेडिएंट है, उसी से तैयार करके आप गन्ने की खेती कर सकते हैं।
बिल्कुल, यानी कि प्राकृतिक खेती अगर अपनाना चाहते हैं गन्ने की खेती के लिए तो ये बिल्कुल संभव है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। केशव जी ने राजस्थान से सवाल पूछा है। डॉक्टर मीणा, ये सवाल है उनका कि उनकी जो मिट्टी है खेत की वो लवणीय होती जा रही है, ऐसे में मिट्टी को सुधार करने के लिए वो क्या उपाय अपना सकते हैं? हाँ, जैसा कि मैडम अपन ने पहले भी बताया कि सबसे पहले वो अपना जो पानी की जो सिंचाई का पानी है उसकी गुणवत्ता जांच करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जैसे कोई भी उसको प्रबंधन करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, यदि हमने उसका सोर्स नहीं रोका तो वो क्या होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने जो सिंचाई जल की गुणवत्ता जांच करें। यदि वो लवणीय है तो सबसे पहले हमको उसको रोकना होगा, उसका प्रबंधन करना होगा। दूसरा क्या है, इसके साथ साथ जैसे अभी देखो ये एक मतलब नेचुरल फिनोमिना है कि जहाँ पे भी हमारा जो लवणीय मृदाएं हैं वहाँ पे अच्छा और कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी वाला जो पानी उपलब्ध होना भी एक बड़ी समस्या है। तो इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रेन वाटर है इसका हार्वेस्टिंग करके इसको मिक्स करके हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसी फसलों का चयन करना पड़ेगा हमको जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो, और उसका जो पद्धति है, सिंचाई की पद्धति है, वो भी हमें बदलना है। जैसे आपको ड्रिप के साथ, आपको स्प्रिंकलर के साथ, जिसमें कम पानी लगता हो, ऐसी पद्धति का उपयोग करना है। तीसरा, हमको फसलों का जो सिलेक्शन है वो हमें जो लवण जो है मतलब उनके सेंसिटिव वाली नहीं, टॉलरेंट क्रॉप हमें यूज करनी है, चाहे आपका फ्रूट्स में हो, आपका चाहे सीरियल्स में हो। तो ये उसको इस आधारित पे हम चलेंगे तो धीरे धीरे मिट्टियों में। अच्छा, तीसरा है कि एक कंटिन्यूअस, जैसे अभी देखो बारिश का मौसम है, इसमें आप ढैंचा वगैरह लगा के उसी को उसमें एज ए उसकी हरी खाद बना के उसमें डाल सकते हैं। दूसरा, जो हमारी खादें हैं विशेषकर जैसे कंपोस्ट वगैरह है, वर्मी कंपोस्ट है, या हमारा जो गोबर की खाद है, इनको भी आप उपयोग लेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है कि उसमें उसका एक सिंपल टेस्ट होता है विद्युत चालकता कंपोस्ट का, वो भी कराना चाहिए। क्योंकि किसान भाई क्या सोचते हैं कि ये विद्युत चालकता सिर्फ पानी की और मिट्टियों की होती है, हमारे खादों की नहीं होती। और उस कारण से क्या होता है ना कि जैसे मान लो डेयरी, आजकल कई डेयरियां ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनका पानी लवणीय है, वो क्या करते हैं जितना भी उसका वॉशिंग होता है या पानी जो एक्सेस यूज होता है वो सब कंपोस्ट पिट में ही डाला जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कंपोस्ट में उसमें लवण की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, जैसे हमारा जो टेस्ट पैरामीटर कहता है कि हमारा 4 EC है, वो परमिशेबल है कंपोस्ट का, लेकिन वो कभी कभी 8 और 10 हो जाती है। किसान भाई कई बार ये शिकायत देते हैं कि सर परामर्श के आधारित पे हमने खादों का, जैविक खादों का उपयोग किया, लेकिन हमारी इनिशियली हमारी फसल मर गई। हमारी विशेषकर सब्जियों में ये शिकायत देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है कि जब भी वो कहीं से भी कंपोस्ट लें या अपना यूज करें, उसमें एक सिंपल पैरामीटर होता है, उसकी जांच करके ही उनका उपयोग करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुभाष जी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो सुभाष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं प्राकृतिक खेती के संबंध में पूछना चाहता हूँ। घन जीवामृत हम हेलो जी 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 नमस्ते मैडम जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत कैसे बनाएं? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर सर्वेश कुमार, घन जीवामृत कैसे बनाएं? घन जीवामृत जो है वह सूखी हुई पाउडर के अवस्था में होता है, सूखी हुई पाउडर के। इसको बनाने के लिए 100 केजी आप गोबर लें, देसी गाय का गोबर होना चाहिए, 5 लीटर पुराना गौमूत्र होना चाहिए, 2 केजी का गुड़ होना चाहिए, और 1 केजी जो मिट्टी हो वो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी होनी चाहिए। और इसके बनाने की जो विधि है, सबसे पहले 100 केजी गोबर को जमीन पर अच्छी तरह से फैला दें, इसमें 5 लीटर का जीवामृत मिलाएं या 5 लीटर का आप गोमूत्र मिलाएं। अब गोबर को क्या करना है, गोबर को गोल करके उसको जूट की बोरी से क्या करना है, उसको ढक देना है। ढकने से क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। 2 दिन तक उसको छोड़ देंगे तो फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रिया होती है। और उसके बाद फर्श पे इसको हम फैला के छोड़ देंगे, और इसको हम फर्श पे फैला के छोड़ने के बाद इसका कुछ ड्राइनेस ये कम होगा, ये ड्राई होगा, और ड्राई करने के बाद इसको हम जूट की बोरी में रख सकते हैं, और धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड क्रॉप। जी
बिल्कुल सुभाष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है, लेकिन अगर किसी आसपास में प्रयोगशाला का अभाव है, नहीं है प्रयोगशाला, तो ऐसे में किसानों के सामने किस तरह का विकल्प मौजूद है? बिल्कुल मैडम, हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उन्होंने एक मीटर डेवलप किया है जो इसको हम डिजिटल किट पूसा STFR मीटर कहते हैं। वो भी जितने भी हमारे मृदा स्वास्थ्य के जितने भी हमारे टेस्ट हैं, कारक हैं मृदा के, उन सबको वो टेस्ट करने में कैपेबल है। और वो हमने जो उसको 14 कंपनियों को लाइसेंस किया है और उसके आधार पे उसमें सिर्फ कोई भी किसान भाई या जो भी हमारा 8th या 10th पास जो भी हमारे बच्चे हैं वो उसको 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद उसको ऑपरेट कर सकते हैं जी। और ये जो मीटर है ये अभी हमारे जितने भी जहाँ पे प्रयोगशालाएं नहीं है, इवन किसान भाइयाँ अपने, क्योंकि देखो एक किसान भाई अकेला खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी लगभग 80,000 के लगभग उसकी कॉस्ट है, लेकिन क्या करते हैं ग्रुप में या पंचायत लेवल पे कई पंचायत समिति या पंचायत ने भी उनको खरीदा है और किसान भाइयों को वहाँ पे इसकी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब इसको हम कहते हैं कि घूमती मिनी लैब कहते हैं, और ये गांव-गांव जाके हमारे किसान भाइयों की मिट्टियां का टेस्ट कर सकते हैं। और इससे एक और बड़ा फायदा है, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो इसका ट्रेनिंग लेके, और देखो अभी ये जो है मिट्टियों का जो परीक्षण है ये बहुत ही आवश्यक है और इसको हर किसान को चाहिए। तो इससे उनको एक रोजगार का भी ऑप्शन है अपने हर गांव-गांव जाके किसान के। और इससे एक और फायदा है जो किसानों में उनका विश्वास वाली बात, जब उनका मिट्टी का टेस्ट उनकी आंखों के सामने होता है तो उनको एक उस पर बहुत विश्वास आता है क्योंकि कई बार किसान भाइयों का ये भी शिकायत होता है कि साहब लैब कोई टेस्ट नहीं किया, हमारी रिपोर्ट भर दी, लेकिन जब उनके सामने मीटर उसका टेस्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा, अच्छा तो फिर उस पर आसानी से विश्वास होगा। दूसरा क्या है, माफ कीजिएगा डॉक्टर मीणा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। प्रियंका राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गई हैं। प्रियंका जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। प्रियंका जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम जी, मैं प्रियंका राजपूत मध्य प्रदेश जिला बड़वानी से बोल रही हूँ। मैडम जी मेरा ये सवाल है कि वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है? जी बिल्कुल, तो वर्मी कंपोस्ट से खाद कैसे बनाई जाती है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर सर्वेश जी कुछ और पूछना चाहती है प्रियंका जी? चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। आइए वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाने का तरीका समझते हैं। जी बताएं डॉक्टर सर्वेश। वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के रूप में यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमको गोबर की जरूरत पड़ती है और केचुए की जरूरत पड़ती है। केचुआ एस्टोनिया फ्लोटिडा जो केचुआ है, उस सबसे पहले हम गोबर लेते हैं। गोबर को 2-4 दिन तक पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर में उसको छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद एक पीट बनाते हैं। पीट जो है आपका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 3.5 फीट के आसपास ये माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई को घटा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं अगर आपकी जगह की अवेलेबिलिटी है तो। सबसे पहले उसमें गोबर डालिए। गोबर डालने के बाद उसमें केचुआ खाद डालिए। केचुआ डालने से क्या होगा, केचुआ उसको गोबर को खाएगा और उसमें वर्मी वाश के रूप में, एक्सक्रीटा के रूप में वो वर्मी कंपोस्ट बनाएगा। जितनी भी हमारे पास गोबर की अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार हम उसमें केचुआ उसमें डालते हैं और केचुआ डालने के बाद वो वर्मी कंपोस्ट हमको प्राप्त होता है। और वर्मी कंपोस्ट कोई भी क्रॉप में, हम कोई भी फसल में, कोई भी फलदार वृक्ष हो, चाहे फसल हो, चाहे बागवानी हो, चाहे चाय की खेती हो, वहाँ हम हर एक जगह यूज करते हैं। बिल्कुल, तो मिट्टी की उर्वरता के लिए बेहद ही लाभकारी है केचुआ खाद, और जैविक खेती को अगर आप अपना रहे हैं तो केचुआ खाद का इस्तेमाल आप जरूर करें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले,
फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ये हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मिट्टी परीक्षण और प्राकृतिक खेती के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर मीणा, आप पूसा एसटीएफआर किट के बारे में बता रहे थे, तो ये जो पूसा एसटीएफआर किट है इसकी और क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, इसमें मैडम देखो जैसे कि है कि इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने बताया 3 दिन का ट्रेनिंग लेके कोई भी इसको आराम से हैंडल कर सकता है जी। इसमें क्या होता है कि टेस्ट के साथ साथ इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमारे क्या क्या फर्टिलाइजर या हमारे खादों के सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके आधारित पर किसान को ये उसकी रिकमेंडेशन भी देता है। जैसे इसके नाम से ही है कि सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, तो ये सॉइल टेस्टिंग ही नहीं करता, इसके साथ साथ मतलब किसान भाइयों को कोई अलग से कोई कैलकुलेशन या उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जब आपको फाइनल रिपोर्ट देगा तो जैसे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें टेस्ट वैल्यू के साथ साथ आपको परामर्श दी हुई होती है, ऐसे ये मीटर आपको डिजिटल देगा। दूसरा, इस मीटर को हम हमारे लैपटॉप कंप्यूटर उनके साथ भी अटैच कर सकते हैं, जिससे आप एक साथ मान लो आपका नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा है तो उसको करके डाटा इजीली उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा ये है कि इसमें एक साथ मतलब जो इसको प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसमें लगभग 200 क्रॉप का जो हमारा उर्वरक परामर्श का जो प्रोग्राम है वो किया गया है। तो किसान भाइयों को क्या है ना कि जैसे कई बार होता है कि हमारी जितनी भी जो उर्वरक सिफारिश हैं वो होता है मतलब पोषक तत्व के रूप में कि एनपीके भाई कितना डालें, लेकिन इसमें क्या है डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट के रूप में आपको परामर्श मिलेगा, जैसे यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना, जो भी सोर्स अवेलेबल है किसान का उसके आधार पर। तीसरा एक सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत इजीली हैंडल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इसकी कोई ज्यादा लागत नहीं है, इसको आराम से किसान भाई वो करके अपने उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो संभावनाएं हैं उसका भी सृजन एक तरह से ये करता है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सर्वेश आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती अगर किसान कर रहे हैं तो ऐसे में रोग और कीट प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए? प्राकृतिक खेती में रोग और कीट प्रबंधन के बहुत सारे उपाय जी, रोग बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे जी। रोग के लिए जैसे हम लोग गोबर का यूज कर रहे हैं, गौमूत्र का यूज कर रहे हैं, इसमें जो भी फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज अगर सॉइल में तो बहुत सारा होता है, तो फंगल डिजीज का इसमें बहुत सारा रोकथाम खुद ब खुद हो जाता है। जैसे अगर हम निमेटोड का प्रॉब्लम सॉइल में, जैसे निमेटोड का प्रॉब्लम है तो उसमें हम गेंदे का फूल लगा के एक लाइन में लगा के हम इसका हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कहीं दीमक का प्रॉब्लम है, तो जो भी वाटर सोर्स है, तो वाटर सोर्स में हम हींग की एक
गोली जैसे लगा के कपड़े में बांध के, यानी कि किसानों की जो धारणा है कि रसायनों से ही कीट और रोग नियंत्रण हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और भी कई तरह के उपाय हैं जिन्हें अपनाए जा सकते हैं। डॉक्टर सर्वेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और हेलो किसान कार्यक्रम में डॉक्टर मीना, आपने भी हमें मृदा परीक्षण के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज आपने जाना मृदा परीक्षण और इसकी आवश्यकता के बारे में, और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती किस तरह से आपके लिए लाभकारी है ये भी आपने जान लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो है बकरी पालन से कैसे बढ़ाएं आय और पशुओं में मुंहपका खुरपका ब्रुसेलोसिस की रोकथाम। इन विषयों के बारे में कल के कार्यक्रम के दौरान आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज जो है उस पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।